नमस्कार दोस्तों, जन आवाज़ के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस का रण 2022 का है बहुत निकट और इसको भेदना है कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता एवं वरिष्ठ उत्तराखंड के नेता श्री आरपी रतूड़ी। आरपी रतूड़ी जी, डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप इतने सीनियर नेता हैं, कांग्रेस सेवा दल के आप उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे और आप सभासद रहे 2 टाइम, एक बार आप निगम पार्षद रहे। तो आपका राजनीतिक कैरियर किस प्रकार शुरू हुआ? जीवन में ऐसी क्या तब्दीलियां आई, ऐसे क्या घटनाक्रम आए जो आपने अपने जीवन का प्रवाह, एक डॉक्टर की आप लाइन में थे और आपने पॉलिटिक्स की ओर कर दिया? देखिए, मैंने कोशिश ये की थी कि हम किस तरह से लोगों की सेवा की, सेवा करने का भाव। और मैं कहूँगा ये स्वर्गीय त्रेपन सिंह नेगी जो 4 बार एमएलए रहे हैं और 2 बार सांसद रहे हैं, मेरे बड़े नज़दीकी लोगों में से रहे। मैं उनका अनुयायी समझता हूँ अपने आप को कि सादगी भरा जीवन। और जब उनसे मेरे संपर्क रहे तो उनसे मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि भाई मैं एक वकील था, वो वकील थे, लेकिन मैंने लोगों की सेवा माध्यम कोई ना कोई होना चाहिए। वकील एक पेशा है, डॉक्टरी भी एक पेशा है, लेकिन जनमानस की मैं कैसे सेवा कर सकूं, ये सोच के मैंने भी कहा। क्योंकि मैंने कई बार देखा कि हम आम आदमी की छोटी शिकायतें थाने, चौकी और यहाँ तक कि प्रशासनिक इकाइयों के अधिकारियों तक जाने में अगर आपके पास सक्षम व्यक्तित्व तो नहीं है तो आप उस अपनी बात को कह नहीं सकता, आम आदमी भयभीत रहता है। तो हमने ये सोचा कि हम एक चिकित्सक हैं, पर मैं उस पेशे के साथ ऐसी क्या कारण कैसे कर सकूं, मैं जनता की सेवा कर सकूं कि इनकी शिकायतें थाने चौकी में भी कोई सुने, इनकी शिकायतें वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री कोई सुने। तो इसलिए राजनीति को एक सेवा का भाव, और उस समय निश्चित तौर पर ये महसूस होता था कि या वकील या प्रोफेसर या डॉक्टर या इंजीनियर या बड़ा किसान, ये सब राजनीति के हिस्से थे, क्योंकि वो ठीक ठाक संपन्न होते थे और राजनीति कोई व्यवसाय नहीं था। तो राजनीति में इसलिए मेरा आना संभव हुआ। पर डॉक्टर साहब, जैसे एक शेर रहा है पुराना कि ऐ दिले नादां तुझे हुआ क्या है, और कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाए, इसकी दवा क्या है? नहीं, देखिए, दवा तो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस के सिद्धांत है सांप्रदायिक सद्भाव बने रहें, मेरा एक गुलदस्ता बिगड़े नहीं, ये भारत का जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस गुलदस्ते के एक फूल रहे। तो उन सिद्धांतों से हमने कभी राजनीतिक समझौता नहीं किया कांग्रेस ने, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। क्योंकि चंद पार्टियां, और मैं कहूँगा कि आरएसएस या जनसंघ, भाजपा तो कल की पार्टी है, लेकिन आरएसएस जनसंघ जिसकी शुरुआती खुरापात थी कि कैसे मैं इसको वर्ग में, धर्म में, इसमें बांटने का काम करूं, तो अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि हमको सत्ता के लिए उपयोग किया जा रहा है। धर्म, मैं हिंदू हूँ, ये सर्टिफिकेट मैं भाजपा से क्यों लूँ? मैं पूजा करता हूँ, मैं विधि विधान से मंदिर जाता हूँ, पर मैं भाजपा का नहीं हूँ तो मैं हिंदू नहीं हूँ। निश्चित तौर पर इसलिए कांग्रेस अब इस चुनाव में धीरे धीरे, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी छद्म से व्यवस्था में आई है। पहले नरेंद्र मोदी ने देखा कि मैं किस तरह से ठगने का काम करूं, और एक अच्छे ठग के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई। नौजवानों को कहा कि रोजगार दूंगा, गरीबों को कहा कि 15 लाख दूंगा। आम आदमी को ये लगा कि कहीं ना कहीं इस बार सही देखी जाए, एक वोट तो देना है, 15 लाख खाते में आ जाएंगे। युवाओं ने सोचा रोजगार, तो एक ठग आया था और बड़ी चालाकी से ठग गया। दूसरी बार आपने देखा होगा कि छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर बालाकोट कर दिया। जो पुलवामा कांड हुआ,
आज तक उसकी वो नहीं है कि कैसे लोग आए। तो राष्ट्रवाद छद्म हुआ। अरे कांग्रेस को कोई राष्ट्रवाद सिखाएगा? कांग्रेस सदैव राष्ट्रवादी है। और सर जैसे अभी आप लोग इतना आंदोलन करते रहे, सड़कों पे उतरे विभिन्न मुद्दों को लेके कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कुर्सी छोड़ो, त्रिवेंद्र सिंह रावत कुर्सी छोड़ो, और कुर्सी वाकई छोड़ दी और दूसरे आ गए TSR 2.0 नेक्स्ट वर्जन तीरथ सिंह रावत जी। तो अब जो ये घटनाक्रम बदला, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, आपकी ऑपोजिशन पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष तक बदल दिया, तो क्या नाकामियां रही? आप क्या मानते हैं कि ऐसी स्थितियां कैसे बनी, उनकी क्या चूकें थी जो उनको सब कुछ बदलना पड़ा, पूरा रिशफल करना पड़ा, संगठन को भी सरकार को भी? मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय राहुल गांधी को, मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय प्रीतम सिंह जी को, जिन्होंने इन 4 सालों में लगातार जन संघर्ष की बात की, सड़कों पर रहे। और मैं कहूँगा जब से प्रीतम सिंह जी हमारे अध्यक्ष बने, उन्होंने चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे वो महिलाओं के उत्पीड़न का मामला हो, जिस तरह से उन्होंने सड़क पर उतर करके और सरकार को घेरने का काम किया, तो मैं तो कहूँगा कि माननीय प्रीतम सिंह जी की जो लड़ाई थी उस पर मोहर लगी है। ये जो मुख्यमंत्री हटा है, ये निश्चित तौर पर प्रीतम सिंह जी की जो युवाओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, जो महिलाओं के साथ सड़क की लड़ाई थी, उस पर मोहर लगी और हमारी विजय हुई। तो अगले जो चुनाव हैं 2022 में, उसमें क्या आप भी किसी विधानसभा सीट से दावेदारी करते हैं? गांधी साहब, निश्चित तौर पर राजनीति कर रहा हूँ, सन्यासी हूँ नहीं। और लगातार ये मेरा सौभाग्य कि उत्तर प्रदेश में भी 89 में, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मैं पैनल में द्वितीय था, सेकंड नंबर पे था। उसके बाद भी अब क्योंकि मैं समर्पित सिपाही हूँ, और सबसे बड़ा तो मैं कांग्रेस सेवा दल का एक प्रशिक्षित राष्ट्रीय प्रशिक्षण भी और नेशनल NDC भी हूँ। तो प्रशिक्षित होने के नाते मैं अप्लाई तो करता हूँ, पार्टी जो आदेश करती है। और इस बार भी रायपुर से पूरी तरह से मांग कर रहा हूँ। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पार्षद भी रहा हूँ उस क्षेत्र में जहाँ रायपुर आता है, और घनी आबादी का क्षेत्र है, जहाँ लोग पहाड़ों में 70-80 हज़ार पर MLA, वो नेहरू कॉलोनी धर्मपुर क्षेत्र जब मैं सभासद था तो पूरा विधायकी क्षेत्र था। तो मैं कहता हूँ कि घनी आबादी के लोगों को आप इग्नोर करेंगे तो दिक्कतें आएगी। तो इस बार भी है, बाकी पार्टी जो आदेश करेगी मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ, जिसके पास सिंबल मैं उसके साथ। आप इतने सीनियर नेता हैं और वाक्पटुता में आप बहुत कुशल हैं, शब्दों के आप जादूगर हैं, और सीनियरिटी में आप मतलब सीनियर नेता हैं, आपका हक भी बनता है। तो आपको पूर्ण उम्मीद है कि प्रीतम सिंह जैसे सुलझे हुए आदमी इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे हैं, तो आपको मौका मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे माननीय प्रीतम सिंह जी पर पूरा भरोसा है। और जिस तरह से, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके पिताजी के साथ भी काम किया हूँ, माननीय स्वर्गीय गुलाब सिंह जी के साथ। वो जिलाध्यक्ष होते थे कांग्रेस के, और मैं शहर कांग्रेस कमेटी का महामंत्री था उन दिनों। और यही दफ्तर जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ गुलाब सिंह जी बैठा करते थे, और हम लोग सामने वाले दफ्तर में। तो मेरा सौभाग्य, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। उनकी कार्यप्रणाली साफ, पारदर्शी हैं, और निश्चित तौर पर प्रीतम सिंह जी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हैं। तो इस बार हमारी दावेदारी समझेंगे। कांग्रेस का मजबूत साथी हूँ, तो निश्चित तौर पर वो, मुझे विश्वास है कि वो मुझ पर भरोसा भी करते हैं। और आपसे ये प्रश्न रहेगा कि पिछली बार आप जानते हैं कि जैसे ही चुनाव निकट आए, हरीश रावत जी की सरकार थी, बहुत सारे लोग कांग्रेस से दूसरी पार्टी में बीजेपी में शिफ्ट कर गए, काफ़ी उठापटक हुई, सरकार अस्थिर हो गई। तो क्या इस बार भी आप जानते हैं कि कुछ लोग भागने के फिराक में हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या आप लोग उनके लिए दरवाज़ा खुला रखेंगे, उनके लिए वेलकम करेंगे? आपकी क्या रणनीति है? क्या उसी तरीके से आप भी विध्वंस करेंगे उनकी तरफ, उनकी पार्टी में कुछ टेक अपनी तरफ लेके आएंगे विधायकों का? क्या होगा? कुछ लोग जो दल बदल करने में रहते हैं, उनको आप मौका देंगे या नहीं देंगे कांग्रेस में? देखिए, वैसे कांग्रेस दल बदल नीति का विरोध करती है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने
बहुत मजबूत दल बदल कानून बनाया था। लेकिन क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इसके दरवाजे खुले रहते हैं। और इसीलिए इसका नाम राजनीति है, राज की नीति है। तो दरवाजे आप बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का जो समर्पित सिपाही है वो ना पहले गया, ये जो कुछ लोभी लोग कहूँगा जिनको राजनीति लोभ में मिली है, जो लोग केवल अपना भला जानते हैं, जनता का भला नहीं जानते, वो लोग भाग दौड़ करते हैं। पर कांग्रेस के लिए जो समर्पित सिपाही हैं वो आज भी खड़े हैं। और प्रीतम सिंह जी जैसे लोग हैं, माननीय हरीश रावत जी हैं, इंदिरा हृदयेश जी हैं, ये तमाम लोगों के नेतृत्व में हम 2022 निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। अभी आप जानते हैं कि जो पौड़ी से लोकसभा सांसद हैं तीरथ सिंह रावत जी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो क्या आपको क्या लगता है कि वो बाय पोल में कोई उपचुनाव में उतरेंगे, या वो अपना 6 महीने के अंदर अंदर ही दोबारा चुनाव बुला लेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं? आपको क्या लगता है, क्या रणनीति लगती है आपको? गांधी जी, ये दुर्भाग्य है, देवभूमि का ऐसा मुख्यमंत्री जिसको ये नहीं पता कि ये अमेरिका के अधीनस्थ रहा या इंग्लैंड के रहा, जो महिलाओं पर आरोपित आक्षेप लगाते हैं। वो एक मोदी नाम की नैया आई थी, उस पे पार होकर के सांसद भले बन गए थे, लेकिन ज्ञान का सागर उनके पास है नहीं, और ना उनमें इतनी क्षमता है। अगर दम था तो सल्ट का चुनाव तो खाली था, क्यों नहीं चुनाव लड़ पाए? क्या वजह थी, क्या ज़रूरत थी दूसरा कोई जगह खाली करते? विधानसभा तो उनको वैधानिक तौर पे 6 महीने में लड़ना ही पड़ेगा ना। तो क्या वजह थी, जब सल्ट खाली था तो हिम्मत क्यों नहीं की? केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने बहुत कुछ किया था, बहुत भला किया था। जाते मैदान में जीत के आते, तब हम कहते कि लोगों ने मोहर लगाई, लेकिन भय था, डर था। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि वो लोकसभा चुनाव कराना तो वैधानिकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये भय बस पूरा चुनाव साथ साथ न करा दे, कि लोकसभा का भी और प्रदेश का भी। इसमें भय है, ये अकेला चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, और लड़ना होता तो सल्ट जाते। और आपको अभी जो स्थितियां लग रही हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आई है, उसका फायदा कांग्रेस कितनी लेने को तैयार है? गांधी जी, आज देश का कौन सा ऐसा वर्ग है जो शांत है, जो सड़कों पर नहीं है? किसान सड़कों पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, व्यापारी जीएसटी से जो हालत उसकी है उसको ही मन जानता है, युवा बेरोजगारी से भटक रहा है, इंडस्ट्रीज ठप हो गई। तो सवाल ये है कि हिंदुस्तान ने पाया क्या मोदी जी को देख करके? और छदम हिंदूवाद और राष्ट्रवाद की बात करके आप सत्ता तो पा लिए, लेकिन देश को क्या मिला? देश को केवल आपने 2 लोगों के खातिर गिरवी रख दिया। देश की स्वायत्तता आप खतरे में डाल रहे हैं, संप्रभुता खतरे में डाल रहे हैं। देश जहां विश्व में आज चरम सीमा पर था, आज अगर आप देखेंगे कि उसकी इकोनॉमी गिर गई है, उसके रुपए का क्या हालत हुआ, उसके जो हमारा विदेशी नीति थी उस पर कुठाराघात हुआ। तो हम कहीं पर भी, चाहे वो हम स्वदेश नीति में कहें चाहे विदेश नीति में कहें, हम असफल रहे मोदी जी के नेतृत्व में। निश्चित तौर पर धोखा मिला, कष्ट मिला, और अब बैकफुट पे आना पड़ेगा। जनता समझ चुकी है। आखिर जो कल तक कहते थे कि हम 35 रुपये पेट्रोल देंगे, आज 100 रुपये हो गया। तो कहाँ गए वो बाबा रामदेव, कहाँ गए वो अन्ना हजारे साहब? आज उनकी आत्मा क्यों नहीं रो रही है कि हमने लोगों के साथ जो धोखा किया था, लोगों को कहा था और लोगों ने उन पर विश्वास किया था, तो आज क्यों नहीं है सड़कों पर? आज कहाँ है वो जंतर मंतर? तो इनकी आत्मा आज सो गई है, लेकिन जनता की आत्मा जाग गई है और भाजपा को जवाब देगी। और आप एक सीनियर नेता हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपका
प्रदेश की जनता को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है मिशन 2022 उत्तराखंड के संदर्भ में? हमारा तो एक ही संदेश है और एक निवेदन है कि देश को बचाओ, भाजपा भगाओ, क्योंकि सबसे पहले हम देश के गुलदस्ते को अगर खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हम जाति, धर्मों, वर्गों का सम्मान करना सीखें। हम उनको अगर सम्मान करेंगे तो निश्चित तौर पर ये देश मजबूत होगा, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और कांग्रेस ने जिस तरह से अंग्रेज़ों से मिला हुआ भारत, जिस तरह से इसको हरित क्रांति में बदला, उद्योग क्रांति में बदला, जिस तरह से आपने देखा होगा कि ऊर्जा क्रांति हुई, जय जवान जय किसान का नारा दे करके हमने सब वर्ग को लेकर के मजबूत किया था इस भारत को। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है 60 साल क्या किया, तो हमारा तो उनसे ये प्रश्न है कि हमने अगर क्या किया तो आप बेच कहाँ से रहे हो? आप उसी को बेच रहे हैं जो हमने बनाए थे, जो मजबूत संस्थान लाभदायक थे, भारतीय जनता पार्टी उनको बेच रही है। तो हमारा तो एक निवेदन है 2022-24 के लिए कि सबसे पहले देश मजबूत होगा, देश मजबूत रहेगा, देश हमारा है, हम सबका है, ये किसी एक वर्ग का, एक जाति के, एक धर्म का नहीं है, हम सबका है। इसको मजबूत बनाने का काम हम सबको करना चाहिए, तभी हम सब देशवासी अपने आप को कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी बात बेबाकी से रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद जी, नमस्कार।